यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर के लिए मुश्किल से 10 से 12 दिन रह गए और जो पिछला वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे उससे ये चीज मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आप मेरी स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट कर पाए, क्योंकि यार मैं भी अपने टाइम पे जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादा बिजी था और बोर्ड के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर भी जो है लास्ट के 10 दिन में मैंने प्रॉपर तरीके से चीजों को समझा कि भाई क्या चीजें जो है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही सब चीजें जो है मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो आज भी जो है मैं आपके लिए यहाँ पे एक ऐसा एनालिसिस लेके आया हूँ जो कि आपको एक हाई परसेंटेज लाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये किसी भी प्रकार का यार पेपर लीक नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि पेपर एक्सपोज कर रहा हूँ। सिंपल प्योर एनालिसिस रहने वाला है। किस चीज का एनालिसिस है? तो ये आपके जो है लास्ट 10 साल के जो भी यहाँ पे पेपर्स पूछे गए केमिस्ट्री के उनका एनालिसिस है। उसमें जो भी आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे आस्क्ड टॉपिक थे या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक थे, वो हम देखने वाले। क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है हमें सभी 10 चैप्टर्स के लिए करना है। सबसे अच्छी बात क्या करी है भाई इस बार सीबीएसई ने कि भाई आपके चैप्टर्स कम कर दिए। केमिस्ट्री में हमेशा से सिलेबस ज्यादा रहता था लेकिन अब सिर्फ 10 चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर हमने समझ लिया इन 10 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे गए, तो वही ट्रेंड जो है हमें इस बार भी दिखेगा। क्योंकि सीबीएसई ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जैसे वेटेज को बहुत ज्यादा चेंज करता है। जैसा सिमिलर सा वेटेज रहता है उस हिसाब से ही चलता है। ब्लूप्रिंट जो है वो आपके पास ऑलरेडी रहता है कि इस चैप्टर से जो है इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही सब चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन की नहीं रहती है। साथ ही साथ हम मार्क्स वाइज भी समझेंगे कि आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वो पर्टिकुलर चैप्टर से जो है किन टॉपिक से सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे भी टॉपिक्स के बारे में जान लेंगे कि भाई जो बिल्कुल भी नहीं पूछे गए या फिर बहुत कम पूछे गए, तो उनको जो है आप आखिरी में देखो। क्योंकि टाइम कम है तो हमें जो है अपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी प्रकार से रखना चाहिए। अब सबसे पहला चैप्टर जो कि हम देखने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हो इस साइड में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इस साइड आपके जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो है। तो ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 2.6 जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कौन सा टॉपिक है? वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। भाई एनसीईआरटी में जाके समझो कि भाई ये टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है पढ़ के जाओ, है ना। साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है कि आपके जो है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर कहां से पूछे गए, शॉर्ट आंसर कहां से पूछे गए, लॉन्ग आंसर 1, लॉन्ग आंसर 2, है ना। ये 3 मार्क वाले हो गए, ये 5 मार्क वाले हो गए। तो ये सब चीजें कहां से पूछी गई है, तो आप देख सकते हो कि भाई जो आपका यहाँ लॉन्ग आंसर वाला है वो कहां से पूछा गया है ना। तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी। अब इसी का जो है अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस समझ ले, क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए मैंने आपके जो है चीजें समराइज भी कर दी है। देखो मैक्सिमम टोटल वेटेज जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास का है। लिख लो एक पेपर पे ताकि जो है इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो कहां से पूछे गए, वो भी सेम टॉपिक से पूछे गए। बढ़िया बात है। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछे गए, वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पूछे गए, और साथ ही साथ जो कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा। तो भाई समझ में आ रहा है कि मार्क्स वाइज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी से पूछे गए। तो इसको जो है बहुत अच्छे से करके जाना है। मैक्सिमम लॉन्ग आंसर 1 टाइप के अगर हम क्वेश्चन देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास से देखे गए। अच्छा एक चीज जैसे कि यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग आंसर 2 वाला जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो है इस चैप्टर से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस 5 मार्क वाले देखने को नहीं मिलते। तो हर एक चीज जो है हमें यहाँ पे क्लियर होते जाएगी। देन यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ग्राफिकली चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कोई भी बता सकता है कि 3.3 में अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे कितने ज्यादा क्वेश्चन थे। 3.4 में अगर आप देखो तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो इस हिसाब से जो है एनालिसिस को अगर हम समझे तो मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका कहाँ रहा है, नर्स्ट इक्वेशन का रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चले तो देखो 3.3 नर्स्ट इक्वेशन के भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। फिर यहाँ पे जो है मैक्सिमम आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछे गए, वो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, है ना। तो ये अगर हम देखें तो वो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, 3.4 टॉपिक। इस तरीके से यार ग्राफिकली चीजों को जो है समझते जाओगे और मार्क करते जाओगे कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पे जो है ज्यादा फोकस इस टाइम पे कर लो। मैक्सिमम लॉन्ग आंसर 1 टाइप के अगर हम बोले तो वो भी नर्स्ट इक्वेशन से पूछे गए। तो नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे भी सिर्फ 3 चैप्टर्स है, तो उसके अगर आप फॉर्मूलेस अच्छे से देख के चले जाते हो, उसके थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हमने जो है आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ भी लोड की है। ब्रह्मास्त्र मैंने क्यों बोला था, वीडियो में भी आपको समझाया था। ब्रह्मास्त्र भाई एक ऐसा वेपन है जो कि दिखने में बहुत छोटा है लेकिन डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कर सकता है। तो वो 2 पेज की पीडीएफ में आपको जो है यहाँ पे फॉर्मुलेस भी सारे मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक जो है क्यूआर कोड दे दिया है, तो उसको स्कैन करोगे तो उस फॉर्मूले पे बेस जितने न्यूमेरिकल्स पिछले सालों में देखे गए तो उनमें से कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स आपके लिए डाल दिए गए ताकि फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो वो पीडीएफ भी ध्यान से डाउनलोड कर लेना।
जो आपके बचे हुए चैप्टर से वो भी हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर दे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सा आपका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस सीधा सीधा उठा के देख लेते हैं। मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका किसका है भाई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप कहां से पूछे गए? वो पूछे गए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन से। मैक्सिमम लॉन्ग आंसर वन टाइप आपके कहां से पूछे गए? वो पूछे गए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, है ना। और यहाँ पे हमें जैसा कि दिख रहा है कि भाई 4.5 से जो है काफी कम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, तो उसके जो है या तो छोड़ सकते हैं या फिर लास्ट में टाइम बचता है तो एक आध बार नजर मार ली, क्योंकि क्वेश्चंस का जो है पूछे जाने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं वहां से। फिर अगर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे चले तो डी एंड एफ ब्लॉक पे देखो भाई 8.1 8.7 से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। तो भाई ये इंट्रोडक्शन वाला हो गया, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर नहीं भी उतना ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट किया तो चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सम एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले भाई, बिल्कुल ही नहीं देखने को मिले, तो फिर क्यों उसको जो है इतना ज्यादा उस पर सोचना, है ना। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर लो। एनालिसिस में देखे तो मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका कहाँ पे देखने को मिला? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर मैक्सिमम आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? जनरल प्रॉपर्टीज, वहीं से पूछे गए। फिर मैक्सिमम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वन टाइप कहाँ से पूछे गए? वहीं से जो है पूछे गए। तो भाई समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो भाई मार्क्स वाइज भी आपको समझ में आ रहा है, और टोटल वेटेज अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए, वहीं से पूछे गए थे। अब अगर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चले तो दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बट जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले वो आपको दिख रहा है कि 9.7 9.6 9.1 ये हो जाएंगे हमारे। फिर अगर हम जो है यहाँ पे देखें एनालिसिस, तो मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका किसका रहा है? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कहां से पूछे गए? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वन टाइप कहां से पूछे गए? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि भाई 10.3 से जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, जो कि हो गया नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो इसको थोड़ा सा अगर छोड़ भी दिया टॉपिक तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। जहां पे सबसे ज्यादा पूछा गया वो है 10.7। तो केमिकल रिएक्शंस तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर चैप्टर में केमिकल रिएक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो वो भाई जो है केमिकल रिएक्शन से। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वन टाइप की बात करें वो भी भाई केमिकल रिएक्शन से ही। फिर अगर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चले तो दैट इज एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। यहाँ पे भाई 11.1 से जो है क्लासिफिकेशन से नई क्वेश्चन देखने को मिले। 11.5 आपका हो गया सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। तो ठीक है, इन टॉपिक्स को हम इतना ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से भी जो है बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सबसे ज्यादा भाई 11.4 एल्कोहल और फिनॉल की जो भाई यहाँ पे रिएक्शंस होती है, तो मेजर पार्ट हो गया भाई वो। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एनालिसिस बता रहा है वो यही बता रहा है कि मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका एल्कोहल और फिनॉल्स पे रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी वहीं से पूछा गया, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वन टाइप में भी वहीं से हमें जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट हम अगर चैप्टर की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 12.5 आपका कौन सा जो है हो जाता है? यूजेस। यूजेस पे जो है क्वेश्चन हमें ना के बराबर देखने को मिले। 12.10 यूजेस, यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, है ना। तो भाई समझ में आ रहा है कि बोर्ड्स में उस टॉपिक की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 12.8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी आपको कम क्वेश्चन देखने को मिले। अब बाकी अगर हम यहाँ पे चले तो एनालिसिस की बात करें तो भाई मैक्सिमम टोटल वेटेज आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस वहां ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही जो है ज्यादा हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हुए देखने को मिले। फिर मैक्सिमम शॉर्ट आंसर भी वहीं से आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल गए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो एमाइंस। अब एमाइंस में अगर देखो भाई 13.1 स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस क्लासिफिकेशन, वहां से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। 13.7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। 13.8 फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। 13.10 इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो भाई 5 टॉपिक तो आपके लगभग कम हो गए, तो बाकी 5 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लो, इसलिए ये एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो जो पिछले साल के पेपर है ना उनको एनालिसिस करना जरूरी रहता है, क्योंकि भाई कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर जो टॉपिक ज्यादा ट्रेंडिंग में वहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। 13.6 भाई केमिकल रिएक्शंस, मैं कह ही रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जो है केमिकल रिएक्शन से ज्यादा वेटेज देखने को मिला। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी देखने को मिला। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वन टाइप में भी वहीं से जो है हमें ज्यादा वेटेज देखने को मिला। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो 14.3 का थोड़ा वेटेज कम है, जो कि आपका एंजाइम्स, पर ठीक है, रेयरली क्वेश्चन पूछे गए तो हो सकता है पूछे जा सकते हैं। अब बाकी अगर हम जो है एनालिसिस की बात करें तो भाई मैक्सिमम टोटल वेटेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स करा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी कार्बोहाइड्रेट्स करा, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वन टाइप में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों से जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले।
तो इन पे जो है आपको ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना चाहिए। अब यार इनको जो है एनालिसिस को किस तरीके से यूज करना है, तो सिंपल सी चीज है। आपको क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने बोले हैं, सबसे पहले उनको रिवाइज कर लो एनसीईआरटी से, प्रायोरिटी वाइज जिनसे ज्यादा पूछे गए उनको सबसे पहले रिवाइज करो सारे चैप्टर के लिए। फिर उनके जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, कम से कम लास्ट 5 साल के। ऐसी कई बुक्स है जिसमें जो है इस टाइप से आपके अरेंज रहते हैं कि भाई टॉपिक वाइज सारे जो है यहाँ पे देके रखे क्वेश्चन। फिर जो है टॉपर की आंसर शीट 2-3 दिन पहले देख लेना पेपर से, तो कम से कम क्या है, पेपर की प्रेजेंटेशन स्टाइल समझ में आ जाएगी, ये समझ में आ जाएगा मार्किंग स्कीम किस प्रकार रहती है। तो अगर लिखने का तरीका भी क्रैक कर लिया ना, तो फिर भाई एक अच्छे परसेंटेज लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीजें जो है फॉलो करते जाओ, फिर जो है उससे थोड़े कम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स उठाओ और सेम ऑर्डर जो है आपको फिर फॉलो करना है। अच्छा, टॉपर की आंसर शीट्स कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, तो ध्यान से जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और भी जो है यूजफुल रिसोर्सेस आपको लगातार इस जो है ग्रुप पे मिल जाएंगे। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक बार कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखना कि क्या जो है आप केमिस्ट्री के पेपर के लिए 100% रेडी है, और जो भी एक टारगेट स्कोर आप लेते हुए चल रहे हो बोर्ड पेपर में अपने केमिस्ट्री के पेपर के लिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी हम ट्राई करेंगे कि जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे वीडियो जरूर कवर करें। और यार बस आखिरी के दिनों को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, एनसीईआरटी पे प्योर फोकस करो, इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और काम बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।